मणिपुर बनाकर हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का एजेंडा इस वर्गीकरण और कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर के माध्यम से यहाँ पर ये चल रहा, बहुत गलत है ये। इसके खिलाफ हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और अगर आरक्षण इस तरह से खत्म किया तो शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा है बांग्लादेश का, वहां का मसला अलग होगा। लेकिन यहाँ के SC/ST को अगर किसी ने ललकारा तो नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से भगाने को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ से मैं इशारा भी दे रहा हूँ। हमारे लातूर में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले चंद्रकांत खोपे एक बौद्ध युवा को मार डाला, 15 साल की बच्ची के ऊपर रेप करके मार डाला लातूर के कस्तूरबा हॉस्टल में। उरन में यशस्वी शिंदे को मार डाला, कार्यकर्ता सचिन सूर्यवंशी को मार डाला। सागर शेजवल का जो आरोपी है, जहां सिर्फ रिंगटोन बजी थी बाबा साहब की, देश भर में आंदोलन हुआ था, आज उसका आरोपी 2 महीना हो गया जेल से फरार है। सोशली जो साथ है वो उन्होंने लेना चाहिए, एक साथ मिलकर धम्म को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं धम्म की बढ़ाने की भी बात मैं करूंगा, मूवमेंट को बढ़ाने की बात भी मैं करूंगा, CM बनने की बात भी मैं ही खुद करूंगा। हिंदू राष्ट्र की बात चलती है। मैं नागपुर में बैठा हूँ, इस नागपुर के रेसिम बाग से एक 2024, 25, 26 में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का RSS का एजेंडा है, क्योंकि RSS को 100 साल हो रहे हैं। तो उनके खिलाफ हमारी जो मूवमेंट है जितनी लड़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। विद्याधन में ये सब लिखा है और उसी के ऊपर ये लोग अमल करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने माथे पर संविधान लगाया था, क्योंकि 400 पार नहीं हुआ ना, झटका हो गया, 250 के अंदर आ गए। इसके बाद आगे 50 साल कोई नहीं बोलेगा संविधान बदले ना, मूवमेंट आगे जाएगा। बाबा साहब का मूवमेंट नहीं रुकेगा। एक आपको इस माध्यम से मैं बताता हूं कि देश को बाबा साहब के मूवमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल देखो, संविधान खतरे में है, ये अगर इस देश में पहली बार किसने कहा होगा तो उसके लिए बलिदान देने वाले रोहित जमवारी है। वो अगर तीसरे लोगों को खड़ा कर रहे, जो बाहर से आते हैं, उनका मूवमेंट से संबंध नहीं है। जो मूवमेंट से भाग चुके हैं उसको आप मूवमेंट का जरिया बता रहे। किसको? जाति का नेता मूवमेंट का नेता होता है क्या? नहीं होता। परिणाम क्या हो सकता है? आरक्षण खत्म करने की बात है। जहां वर्गीकरण आया वहां पर विघटन आया। एक मणिपुर बनाया है, अभी देशव्यापी मणिपुर बनाने की ये बात चल रही है। हम बड़े तौर पर यहाँ पर विरोध करते हैं, ये रद्द होना चाहिए। संपादक है हमारे, एंकर है, कितने फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा क्या रोल है, खासगी कंपनियों में हमारा क्या रोल है। नागपुर में पतंजलि को यहाँ पर वो गाय का मूत्र का औषध के नाम पर गोमूत्र बनाने को 500 एकड़ मिलता है, हमको हाथ लगाओगे। और अंबानियों को उसके बच्चे की शादी में 5000 कोटी रुपए खर्चा करने के लिए आप खुद वहां पर जाओगे। वो देश की संपत्ति नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा 100% संपत्ति वो अकेला कमाएगा और गरीब लोग उसको देखेंगे। गलती से 2 लोग उसमें अंदर गए। हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का एजेंडा इस वर्गीकरण और कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर के माध्यम से यहाँ पर ये चल रहा, बहुत गलत है ये। इसके खिलाफ हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और अगर आरक्षण इस तरह से खत्म किया तो शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा है बांग्लादेश का, वहां का मसला अलग होगा। लेकिन यहाँ के SC/ST को अगर किसी ने ललकारा तो नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से भगाने को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ से मैं इशारा। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। हम आज एक विशेष व्यक्ति महत्व से बात करेंगे। पहचान करके देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर जी का नाम आता है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो है दादा का नाम आता है। तो उनका परिचय तो देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद जानूंगा। और बात आज है मैं पूरे जो मिशन की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से जो है हर मिशन जो है पूरे भारत में जाता है, मगर हम आज की जो परिस्थिति देखते हैं महाराष्ट्र का ही जो है अम्बेडकरी जो मूवमेंट है कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए, और आज के युवा पीढ़ी ने इस मूवमेंट को किस तरीके से चलाना चाहिए, इसी विषय को लेकर हम दीपक भाई से आज बात करेंगे। दीपक भाई, जय भीम आपको। दीपक भाई, खास करके मैं बताऊंगा कि जो नागपुर जिले के
के नरखेड़ में एक प्रोग्राम था और खास करके उस प्रोग्राम के लिए आए हैं और वो आज नागपुर में रवि भवन में आए हैं, इसलिए हम आज विशेष चर्चा करेंगे। क्या बताना चाहेंगे जो मूवमेंट जो है आम्बेडकरी मूवमेंट, जो आप युवा है, जो पहले की जो मूवमेंट थी बाबा साहब आम्बेडकर के समय की, बाबा साहब अकेले थे, उनके पीछे कोई नहीं था। अभी तो बहुत सारे नेता है, उसके बावजूद भी जो मूवमेंट है वो उतनी बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसके लिए क्या कारण हो सकता है? मूवमेंट में मैं ये समझता हूँ कि लोग अभी भी बाबा साहब के मूवमेंट को मानते हैं। बिल्कुल। समाज एक जगह है, लीडरशिप ने मूवमेंट खत्म की है। ये मूवमेंट का चौथा दौर है। बाबा साहब आम्बेडकर के बाद दादा साहब गायकवाड़, उनके बाद दलित पैंथर, ये जो सब अभी भी वो तीसरे दौर के नेता आज मूवमेंट को टैकल कर रहे हैं। और हमारा जो दौर है वो चौथा दौर है। हम अभी आंदोलक इस भूमिका में है और समाज में जो अत्याचार उत्पीड़न होते हैं उसके खिलाफ लड़ने का काम हम कर रहे, सीख रहे मूवमेंट को। लेकिन तीसरे दौर की जो मूवमेंट है वो सरेंडर मूवमेंट थी। उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट को खत्म करने का काम किया। जब जब अंबेडकर राइट मूवमेंट में आशावादी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तब तब निराशा का काम किया। आज 2024 के चुनाव में अगर पॉलिटिकल अंबेडकर राइट मूवमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक आशा थी, पॉजिटिवनेस था कि हम अब संसद में जाएंगे, हमारा आवाज संसद में गूंजेगा। लेकिन वो निराशा लाने का काम हो गया। तो आज का युवा समझ रहा है मूवमेंट को। एक दौर था कि लोगों को सीधा उल्लू बनाया जाता था, लेकिन आज लोग मूवमेंट को समझ रहे, जी रहे, करीब से देख रहे हैं। और इसीलिए मूवमेंट के नाम पर मूवमेंट में क्या चलता है ये सब आज एक्सपोज हो चुका है और लोग सीधा यहाँ पर विचारधारा के पीछे चलने लगे हैं। मूवमेंट में जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी थी वो अब ये जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं रहे, ये मैं यहाँ से सीधा बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसा बहुत ही सुंदर पक्ष दिया है। उसके बाद में जो है समता सैनिक दल दिए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा भी हमारे पास में है। इतना सारा होने के बाद में भी हम क्यों नहीं उसको संभाल पाए? चलाएंगे कौन? चलाने के लिए लोग आ रहे, लेकिन सब बोल रहे मुझे अध्यक्ष बनना है। ये अध्यक्ष के चक्कर में हमारा मूवमेंट खत्म हो गया, रिपाई खत्म हो गया। ये सब एक साथ आए थे, 4 एमपी बने थे, एक साथ आने के वक्त ही उनका तय हुआ था कि कब बाहर पड़ना है। तो हम एक साथ नहीं रह सकते, ये हमारी मजबूरी है। और इसके पीछे एक ही है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट में अध्यक्ष का बनने का जो झगड़ा है इसने आरपीआई पूरी तरह से खत्म कर दी। वही होगा फिर, वही काना लिखा था घेना लिखा अध्यक्ष पद का फायदा, ऐसा ही चल रहा है। लोग देखिए हमारे मूवमेंट को लोग बहुत गलत नजरिए से देख रहे हैं। एक साथ रहने की हमें आदत नहीं है। वही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित रहो। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि नेता लोगों ने नए लोगों का सुनना भी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके नए इशू पर बात करनी चाहिए। हम ही करेंगे, हमारे सिवा कोई नहीं करेगा। तो ये जो आदत है इसके वजह से इस हमारे संगठन का एक बिखराव हुआ है। इसके पीछे मैं स्वार्थ समझता हूं, और स्वार्थ ये है कि मैं ही बनूंगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। सब लोगों ने ये किया है। तो आज हमारे मूवमेंट में जो युवा है, आधुनिक मूवमेंट आई है। देखिए आज ट्विटर पे चलता है आंदोलन, इंस्टाग्राम पे आंदोलन चलता है, फेसबुक पे आंदोलन चलता है, यूट्यूब पर आंदोलन चलता है। ये तीसरे दौर के नेता को इसका कुछ मालूम नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा सरेंडर होना चाहिए, थोड़े नए युवाओं को सामने लाकर उनके हाथ में अभी मूवमेंट देनी चाहिए। जो अभी जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो ये आंदोलन चलता है, क्या इसके ऊपर में आप भरोसा रखेंगे? इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि जिसके मन में जो आया वो। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश है जिस देश में सिर्फ सोशल मीडिया से जन उठा हुआ है। देखिए आज हमारे हाथ में क्या है,
लातूर में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले चंद्रकांत खोपे एक बौद्ध युवा को मार डाला। 15 साल की बच्ची के ऊपर रेप करके मार डाला लातूर के कस्तूरबा हॉस्टल में। उरन में यशस्वी शिंदे को मार डाला, कार्यकर्ता सचिन सूर्यवंशी को मार डाला। सागर शेजवल का जो आरोपी है, जहां सिर्फ रिंगटोन बजी थी बाबा साहब की, देश भर में आंदोलन हुआ था, आज उसका आरोपी 2 महीना हो गया जेल से फरार है कहीं पर न्यूज? मीडिया में हम नहीं है, दीपक केदार का आवाज नहीं है, मीडिया में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, संपादक नहीं है, यहाँ पर एंकर नहीं है, हमारा कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व आवाज उठाने का कोई मीडिया में जरिया नहीं है। और ये सब खड़े हैं मीडिया के माध्यम से, इनके पास कुछ नहीं है, संगठन नहीं है, सिर्फ पैसा देकर मीडिया को खरीद लेते हैं और वहां से बोलते कि हम नेता है। लेकिन जो ग्राउंड पे चलता है वो मीडिया दिखाती है क्या? आज WH न्यूज बोल के आप मेरे पास आए हो, मैंने आपको बात की है, हम समाज की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। आज यूट्यूब के माध्यम से मेरा आवाज जा रहा है, मीडिया के माध्यम से नहीं जाता। मेरा कहना वही है कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी है वो अगर जिम्मेदारी के साथ में अगर वो काम करते हैं तो वो मिशन आगे बढ़ेगा। और गैर जिम्मेदारी के साथ अगर बात चलेंगे तो समाज में भी उसका कुछ गलत इम्पैक्ट भी हो जाएगा ना। नहीं, उसको नेतृत्व क्या कहता है? देखिए, लोग दिशाहीन हो सकते हैं, मीडिया दिशाहीन हो सकता है, लेकिन नेतृत्व उसको कैसे लेता है? तो हम लोगों को समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे सोशल मीडिया के आंदोलन को हम बहकाने नहीं देंगे, बिल्कुल वहां पर लोगों का इस्तेमाल होने नहीं देंगे, वहां पर हमारे आंदोलन को गलत तरीके से दूसरी तरफ लेने का काम हम होने नहीं देंगे। और ये काम हम महाराष्ट्र में करते हैं। मैं अभी एक आपको उदाहरण बताऊंगा दीक्षा भूमि का, क्योंकि शुरुआती दौर में दीक्षा भूमि का जो मैसेज जो है वहां पर मेट्रो की पार्किंग बनाई जा रही है, ऐसा पूरा सोशल मीडिया में नैरेटिव पसराया गया है और उसी के ऊपर से वहां पे आंदोलन खड़ा हो गया। ये चीज ठीक है नहीं, वो वहां पर देखिए, उसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो नैरेटिव सेट किया है ये आप बोल रहे, लेकिन अंदर की बात क्या है वो किसी को मालूम होगी। कोई ये क्यों नहीं बोला कि वहां पर PM मोदी का घर बांध रहे? मेट्रो का ही क्यों बोला? नागपुर में मेट्रो का काम चल रहा है और RSS का जो है वहां पर बहुत बड़ा रोल है, इंटरफेयर है। तो कहीं से ये बात जो बाहर आई है, इसके पीछे राजनीति में हो या अंदर कोई हो, उसको ये मालूम हुआ होगा और उसने ये बात बाहर लाई होगी। ये चीज जो है हमारे जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जो इन्फ्लुएंसर है, हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स है, इन लोगों ने ये सारी चीज जान के ही खबर को परसना चाहिए ना। नहीं, ये इसके लिए मैं मानता हूँ कि जानकर ही करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु जो है छोटी वास्तु नहीं है ना। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम है। यहाँ की जो क्रांति है उस क्रांति को दुनिया सलाम करती है और बाबा साहब के लिए ये आधुनिक सारनाथ है। बाबा साहब ने जो हमें दिया है, जो रामाई के लिए बोले थे कि आपके लिए पंढरपुर बड़ा बनाएंगे और जहाँ पर ऊंच नीचता और जातिवाद नहीं रहेगा, कोई भी आएगा, वो ये जगह है। तो इसके साथ हमारा लगाव बहुत बड़ा है। तो ये यहाँ पर जो है अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से मूवमेंट में यहाँ पर चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात भाई ने कही है कि जो भी हमारे अम्बेडकरवादी इन्फ्लुएंसर होंगे, यूट्यूबर होंगे, सोशल मीडिया हैंडल करने वाले, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से बात रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बात है समाज सुनता है। हम जैसा कहेंगे फिर समाज के ऊपर में वो उसका वैसा भरोसा होता है। अगर गलत बात हम समाज तक पहुंचाएंगे तो वो उसका इम्पैक्ट जो है समाज के ऊपर में होता है। और एक सवाल के ऊपर में आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत बौद्धमय करेंगे। किस दिशा में हम इस वक्त चल रहे हैं? अभी भारत बौद्धमय करने का जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है, कहाँ तक साबित हुआ है? यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र की बात चलती है। मैं नागपुर में बैठा हूँ, इस नागपुर के रेसिम बाग से एक 2024, 25, 26 में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का RSS का एजेंडा है, क्योंकि RSS को 100 साल हो रहे हैं। तो उनके खिलाफ हमारी जो मूवमेंट है, जितनी लड़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, वो बड़ी नहीं है। बाबा साहब का जो बौद्धमय भारत का सपना है उसको हम बढ़ा नहीं पाए, ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। और हमारे जो लीडर है, हमारे जो मूवमेंट है, वो ज्यादातर BJP सपोर्टेड बढ़ने लगी है, इसलिए धर्म, हमारा जो धम्म है वो भी पीछे आने लगा है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक
दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाला आंदोलक नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल वाकई में। मैं यहाँ पर सोशल जो मेरा समाज का जो निधि है, मेरे समाज को जो न्याय देने के लिए यहाँ पर जो मंत्रालय बना है उसके ऊपर ध्यान रखकर काम करना मेरा काम है। युवाओं को नई मूवमेंट में लाना, पैंथर को बढ़ाना, ये मेरा काम है। तो ये जो काम है बौद्ध धम्म का, इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा है, उनके भी बहुत सारे अलग अलग नाम से अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। तो वो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो उनका काम है। तो उन्होंने ये काम बढ़ाना चाहिए और हमारे जैसे युवाओं का सोशली जो साथ है वो उन्होंने लेना चाहिए। एक साथ मिलकर धम्म को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं धम्म की बढ़ाने की भी बात मैं करूंगा, मूवमेंट को बढ़ाने की बात भी मैं करूंगा, सीएम बनने की बात भी मैं ही खुद करूंगा। तो ये नहीं होने वाला। हमें हमें अलग अलग विंग बनाने पड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल दिया था, भारतीय बौद्ध महासभा दी थी, पॉलिटिकल लोगों के लिए रिपब्लिकन पार्टी दी थी, मगर अपने अपने जगह पर जो है ये कहीं तो भी फेल हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके जैसे युवक को अभी सामने आने की बहुत जरूरत है। नहीं, मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ। यहाँ निराश निगेटिव बात करने के लिए बैठा नहीं हूँ। हम आशावादी है और बाबा साहब की मूवमेंट कभी हार नहीं सकती। समाज एक है, तीनों मूवमेंट पर काम चल रहा है और ठीक है, नाम नहीं होगा लोगों का आगे, लेकिन ग्राउंड पे वो काम करते हैं। मेरे साथ मैं जहां भी जाता हूँ हजारों युवा आते हैं, मोर्चा में आते हैं। हमारी न्यूज नहीं बनती, हमें मीडिया में नहीं आने दिया जाता, हमें रोका जाता है या फायर किया जाता है, हमारे ऊपर हमले होते हैं। ये सब हमारे लोग ही करते हैं, कुछ मनुवादी करते हैं, लेकिन हम रुके नहीं। आज मूवमेंट में अगर मैं जब से पैंथर मूवमेंट चला रहा हूँ तब से इस महाराष्ट्र में जो चौथा दौर है युवाओं का, वहां पर एक पॉजिटिव सकारात्मक एक वातावरण हमने बनाया है और युवा यहाँ पर मूवमेंट में सक्रिय हो चुके हैं। आने वाले समय में ये सब विंग हम बढ़ाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। बिल्कुल आने वाले समय में क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा या इस मूवमेंट में, अम्बेडकर मूवमेंट में जो आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति बहुत अपन पीछे आप चल रहे हैं। है ना, मूवमेंट आगे जाएगा। बाबा साहब का मूवमेंट नहीं रुकेगा। एक आपको इस माध्यम से मैं बताता हूं कि देश को बाबा साहब के मूवमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल देखो, संविधान खतरे में है, ये अगर इस देश में पहली बार किसने कहा होगा तो उसके लिए बलिदान देने वाले रोहित यमुला ने कहा है। अंबेडकर राइट मूवमेंट ने बलिदान दिया है कि ये जो सत्ता में लोग आए, नरेंद्र मोदी, यहाँ के जो मनुवादी आरएसएस जो सत्ता में आए हैं, वो संविधान बदलेंगे, ये अगर इस देश में किसने कहा होगा तो वो अम्बेडकरवादियों ने कहा था। तो ये जो सोच है वो सिर्फ एक समाज की सोच नहीं है, देश बचाने की सोच है। तो हमारे पास आज देश बचाने की सोच है। देखो, ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं लड़ता, ओबीसी सत्ता में जाता है, ओबीसी उसका लाभ लेता है, लेकिन बचाने के लिए नहीं आता। बचाने के तो अम्बेडकर मूवमेंट बचाने के लिए हम इनका ओबीसी का आरक्षण हो, किसी को सोशल न्याय देने का मसला हो, देश बचाने का हमारा नारा क्या है? संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, बौद्ध बचाओ हमारा नारा नहीं। हम इस देश को बचाने की एक विचारधारा लेकर अम्बेडकर राइट मूवमेंट चलते हैं। सत्ता में कोई भी रहेगा देखिए, लेकिन अम्बेडकरवादी देश बचा सकता है, इतनी बड़ी ताकत उसमें। आपको क्या लगता है वाकई में संविधान खतरे में है? हाँ, खतरे में है, संविधान खतरे में है था, लेकिन जब 2024 में यहाँ के समाज ने, अम्बेडकरवादियों ने मनुवादियों को रोका, 400 पार होंगे तो हम संविधान बदलेंगे, 4 खासदार बोले थे, 4 एमपी बोले थे। उसके ऊपर ना नरेंद्र मोदी कुछ बोले, ना मोहन भागवत कुछ बोले। मैं बताना चाह रहा हूं कि इनको, मोहन भागवत को संविधान हटाकर हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है, मनुस्मृति लाना है, उनका एजेंडा है। गोलवल करके किताब में, विद्याधन में ये सब लिखा है और उसी के ऊपर ये लोग अमल करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने माथे पर संविधान लगाया था, क्योंकि 400 पार नहीं हुआ ना, झटका हो गया, 250 के अंदर आ गए। इसके बाद आगे 50 साल कोई नहीं बोलेगा संविधान बदलेंगे, क्योंकि संविधान बदलने की बात होगी तो इनको सत्ता से जाना पड़ेगा। आठवले साहब भी बोलते कि संविधान को कोई खतरा नहीं करके, मंत्री है अभी। वो महान नेता है, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। वो महान नेता है, वो जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हमें इसकी समझ नहीं है और उनके बारे में हम बहुत अभ्यास भी नहीं रखते। चलो बिल्कुल, मैं और एक सवाल करूंगा आपको कि अभी आने वाला विधानसभा चुनाव 2 महीना के ऊपर में है।
मान लो रिपब्लिकन मूवमेंट के नेता जो है, सभी नेता अगर एक जगह अगर नहीं आते और टुकड़े टुकड़ों में अपनी पार्टियां लेकर विधानसभा चुनाव में अगर जाते हैं, तो क्या परिणाम हो सकता है? आप जो बोल रहे हैं ना टुकड़े टुकड़े, ये बहुत गलत है। देखिए, एक नेता उठता है और पार्टी बनाता है, लेकिन उसके पीछे लोग कितने हैं। टुकड़ा जो है टुकड़ा, वो मजबूत होना चाहिए। तो टुकड़े है ना? आज देखिए, नहीं, टुकड़े है ना, टुकड़े है ना। नेताओं के टुकड़े हैं, नहीं नहीं नहीं, पार्टी भी है ना, समाज के नहीं, पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े है ना। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, आज आप देखिए आरपीआई गवई गट है। गवई गठ हो गया, आठवले गठ हो सुनिए गया। सुनिए, गवई गट के पीछे कितने लोग हैं, जरा ले लो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन, ठीक से ले लो। तो उनके नाम से पार्टी है ना भाऊ, नाम से पार्टी है ना। तो आप जाके खुद एक रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हो, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। आप जाओ दिल्ली में चुनाव आयोग में, एक पार्टी आप अभी बना सकते हो। आठवले जी की पार्टी है आरपीआई। आरपीआई डब्ल्यूएच आप बना सकते हो। तो बनाना अलग बात है, लेकिन उनके पीछे लोग कितने हैं, उनका संगठन कितना है। ये टुकड़े नहीं है, लीडरों के टुकड़े है, समाज टुकड़े में बटा नहीं है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े, ये गलत है। टुकड़े टुकड़े नहीं है। टुकड़े किसके नहीं होते? अभी एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, मराठा संगठन के हजारों टुकड़े, छावा है, संभाजी ब्रिगेड है और टुकड़े है। उसके बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। टुकड़े किसके नहीं रहते? वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो भी एक टुकड़ा है। लेकिन हमारे टुकड़े के बारे में क्यों बात करते हैं? हम है देखिए, ना, टुकड़े है इसलिए तो बात करना ही पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा ना। क्या बोल रहा हूं? टुकड़े को जब तक जोड़ने की बात नहीं होगी तो टुकड़े रहेंगे ना ऐसे। जो भी तो जोड़ने का काम आपको करना है ना। नेता है, मीडिया जो आप मीडिया में है, तो आप लोगों को ये बताए कि इनके पीछे लोग कितने हैं, इनका अभी अस्तित्व कितना बचा है। जिनका अस्तित्व बचा है उनके पीछे लोग हैं। अब मेरा संगठन बड़ा है, मेरा संगठन यहाँ पर युवाओं का रियल संगठन है, लड़ाऊ संगठन है। तो उसे आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन आपका संगठन है, मगर आप चुनाव में अभी उतरे नहीं है। नहीं, मैं उतरा हूं ना, चुनाव में उतरा हूं। मैंने संविधान बचाने के लिए यहाँ पर इंडिया आघाड़ी में सहभाग लिया था। यहाँ पर हमने संविधान बचाने का नारा दिया था। आने वाले विधानसभा में मैं 4-5 सीट लड़ने वाला हूँ। अलायंस में लड़ूंगा या स्वतंत्र लड़ूंगा, वो आने वाले समय में मेरा महाराष्ट्र का अधिवेशन होगा, उसके बाद हम तय करेंगे। आपकी भी पार्टी रजिस्टर्ड है? नहीं, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन होगा, अभी पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं। आपको ये नहीं लगता कि जितने भी मूवमेंट के जो नेता है, सब लोगों ने एक जगह पर आकर ऐसा कोई एकीकृत रिपब्लिकन पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्या? आपको लगता है कि नहीं दीपक केदार लड़ रहा है? बिल्कुल लड़ रहा है, लगता है कि नहीं? फिर मुझे ये नेता लोग क्यों साथ में नहीं लेते? लेना चाहिए। तो वही पूछ रहा हूँ ना आपके बारे में, आपके माध्यम से। दीपक केदार सामान्य लोगों से, अगर जो लड़ता है वो लड़ने वाला तुम्हारा उम्मीदवार नहीं है। जो लड़ता है उसके साथ आप बैठते नहीं है, जो लड़ता है उसके साथ में लेते नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या वो तो लड़ेगा। वो उसको सुसाइड करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। वो मूवमेंट के अलावा जी नहीं सकता। उसकी जीने का जरिया मूवमेंट है। मेरा बिजनेस था एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग का। मैं 2-3 करोड़ का मशीन लेके बड़ा हब बना सकता था, एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। मैं क्यों 10-15 साल से घर से बाहर हूं? मैं मूवमेंट जीना चाहता हूँ, मूवमेंट के लिए मरना चाहता हूँ। तो हमें कौन यहाँ पर किसने आगे लाना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर तीसरे लोगों को खड़ा कर रहे, जो बाहर से आते हैं, उनका मूवमेंट से संबंध नहीं है, जो मूवमेंट से भाग चुके हैं उसको आप मूवमेंट का जरिया बता रहे। किसको? जाति का नेता मूवमेंट का नेता होता है क्या? नहीं होता। जो मूवमेंट से ही भाग गया है उसको मूवमेंट का कैसे बताएंगे? और जो मूवमेंट के साथ है उसको आप टुकड़े टुकड़े के नाम पर निराशा करेंगे तो ये नहीं चलेगा ना। आप बोलिए कि ये मूवमेंट से भाग चुके हैं, ये मूवमेंट से गायब हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट है वो मूवमेंट के नहीं है। नहीं, अभी हमने लोकसभा में भी देखा कि प्रकाश आंबेडकर जी की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि दो चुनाव के अंदर में, मगर इस चुनाव में जो है लोगों ने उनको साथ नहीं दिया है। नहीं, लोग उनके साथी थे, उन्होंने कंफ्यूजन बढ़ाया। राहुल गांधी के स्टेज पर गए, नागपुर में कांग्रेस को सपोर्ट किया, बारामती में सुप्रिया सुळे जी को सपोर्ट किया, 8 या 10 जगह 6-7 जगह उन्होंने कांग्रेस के साथ वहां पर कैंडिडेट नहीं देने का बड़ा ऐलान मीडिया के माध्यम से किया। लोगों को इंडिया आघाड़ी की तरफ जाने के लिए बोल दिया और फिर खुद लड़ने की बात की, तो लोग कंफ्यूज हो गए ना। अगर आपका 2019 का स्टैंड वही रहता तो 2024 में उसमें बदलाव नहीं होता।
और राहुल गांधी के स्टेज पे अगर आप जाएंगे तो लोगों को कंफ्यूजन बढ़ेगा। लोग इस बार संभ्रम में थे कि करना क्या है। तो लोगों का यहाँ पर कोई गुनाह नहीं, संविधान धोखे में था, खतरे में था, ये नैरेटिव नहीं था, वो सच्चाई थी। आरएसएस के बीजेपी के लोग खुलेआम बोल रहे थे। तो लोगों को तो संविधान जो है उसकी अस्मिता है, उसको बचाना पहली प्रायोरिटी थी। वो इंडिया आघाड़ी के साथ वहां पर वोटिंग में आ गया। और इन्होंने जो लोग यहाँ पर खड़े किए थे वो मूवमेंट से सटे हुए लोग थे, मूवमेंट का और उनका कोई संबंध नहीं था। जहां समाज कह रहा है कि ये अच्छा कैंडिडेट है, ये अच्छा उम्मीदवार है, उसको नकारा गया, तो रिजल्ट यही आएगा। तो अभी विधानसभा है, विधानसभा में फिर क्या हो सकता है? जो पार्टी है आपकी भी पार्टी मैदान में उतरेगी? नहीं, मैं बहुत छोटा पार्टी संगठन लेके चलता हूँ। मैं यही समझ रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पर ताकत है, उस ताकत की जितनी क्षमता है, एक चंद्रशेखर आजाद आज संसद में है, एक दीक्षा भूमि पे बात रखी, चैत्य भूमि पे बात रखी, आरक्षण पे बात रखी। आज सिर्फ 15 दिन में 50 मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है। कितने लोग हैं वो? एक है, एक। तो एक शेर भी अगर अंदर गया ना जरूरी तो बहुत जरूरी है। तो और कैसी तैयारी चालू है? हमें लगता है कि इस विधान भवन में एक पैंथर जाना चाहिए, 2 पैंथर जाना चाहिए, 3 जाना है। मैं 200-250 पैंथर नहीं खड़ा कर सकता हूँ। एक ही काम का है अपना। वहां पर जितनी ताकत है, समाज का मुद्दा रखना जरूरी है। आज मेरे 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले उस युवाओं को मारा, उसको घर से मिल के आया। इस राज्य में 150 से ज्यादा घटनाओं को मैं जाके मिला हूं। उनके माँ बहने यहाँ पर मेरे कोर्ट पे सिर रखकर रोई है, उनके आंसू और ब्लड यहाँ पर लगा हुआ है। उनका आवाज है विधान भवन में? नहीं है आवाज। हमारे हक का निधि दिंडी को दिया है, वारकरियों को, कोई आवाज है? इस 7 साल में देवेंद्र फडणवीस ने एक भी दलित उत्पीड़न के मामले को मुलाकात की नहीं है। हमारा आवाज आज फेलोशिप के लिए परसों पूना में एक युवा ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसने वो पेट्रोल डाल दिया, गया उसको कोई मिलने। हमारे यहाँ जरांगे पाटिल जो है मराठा आंदोलक, उसको मिलने के लिए 6-6 मंत्री जाते। वो लक्ष्मण हाके बैठता जो उसको मिलने के लिए 8-8 मंत्री जाते। हमारे युवा 2.5 साल से लड़ रहे हैं कि हमारा यहाँ पर फेलोशिप दे दो। एससी के युवा है हमारा कोई आवाज कर रहा है उनकी कोई बात, जा रहा है मंत्री उसको मिलने। तो अभी वही आवाज बनने के लिए आप कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? फिर वो आवाज बनना है आपको। मेरा जो क्षेत्र है एक 4-5 जगह हमने क्रिएट किया है। केज अंबाजोगाई है, मेहकर है, माळशिरस है, चिंचवड़ है, ऐसे एक 5-6 क्षेत्र है जहां हमारी ताकत बड़ी है। तो खुद आप चुनाव में मैं चुनाव में रहता हूँ। कौन सा मतदार? मैं देख रहा हूँ, केज अंबाजोगाई भी एक ताकत लगा रहा हूँ, और बुल्डाना में मेहकर है, वहां पर भी ताकत लगा रहा हूँ। और जो हमारे पास युवा है उनको ताकत देने की काम करें। हमने देखिए बहुत पॉजिटिवली काम किया है। हम यहाँ पर निगेटिव, भावनिक, समाज को अलग तरह लाइन पे लेके जाने की बात नहीं करते। हमने वर्षा गायकवाड़ को पाठिंबा दिया, वो बौद्ध है। आरटी जो शिक्षण है जो हमें मिलता है उसके लिए आवाज उन्होंने उठाया। दलित उत्पीड़न के मामले के खिलाफ आवाज वो उठाती है। हाँ, भले वो कांग्रेस की होगी, भले वानखेड़े है अमरावती के, वो कांग्रेस के होंगे, लेकिन उनको हम व्हाट्सएप पर हमारा एक मसला डाल सकते हैं, इतना अधिकार है, और वो वहां पर रख सकते हैं। तो ठीक है, आने वाले इसमें मनोवादी छोड़ के इधर दूसरे गुट में जो जो हमारे लड़ने वाले युवा है, उम्मीदवार है, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। हम ज्यादा बौद्ध कैसे वहां जाएंगे, ज्यादा दलित नेतृत्व वहां पर कैसे जाएंगे, किसी भी रास्ते से जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप रुक गए तो 5 साल रुक जाते हो, फिर 5 साल हम रास्ते पे लड़ाई लड़ेंगे। रास्ते की लड़ाई को ये आंदोलन जीवी करे। धनंजय मुंडे जी सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनका कैबिन खाली किया तो कुछ तो 10 या 5 ये थे, उसको क्या बोलते मराठी में, पोते गोनी, जो हम उसमें ये रहते अनाज रखते, वो भर के निवेदन फेंक दिए उन्होंने। निवेदन को यहाँ पर कोई महत्व नहीं, आंदोलन का महत्व नहीं। अंदर जाने के अलावा हमारा मुद्दा उठाएगा कौन? तो हम बहुत पॉजिटिव है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र से ज्यादा बौद्ध
बिल्कुल। दलित इधर विधान भवन में जाना चाहिए। और एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि एससी एसटी में वर्गीकरण करने वाले हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ा ये फैसला भी लिया है। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि एससी एसटी में यदि मान लो वर्गीकरण होता है, कोटे में कोटा हो जाता है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? आरक्षण खत्म करने की बात है। जहां वर्गीकरण आया वहां पर विघटन आया। एक मणिपुर बनाया है, अभी देशव्यापी मणिपुर बनाने की ये बात चल रही है। हम बड़े तौर पर यहाँ पर विरोध करते हैं। ये रद्द होना चाहिए। क्रिमिलेयर की आट लगाते हो, वर्गीकरण की बात करते हो। क्या हमको क्या मिला है? एक गाड़ी एक घर बांधा तो आप बोल रहे कि आपकी उन्नति हो गई। हम है मीडिया में, संपादक है हमारे, एंकर है, कितने फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा क्या रोल है, खासगी कंपनियों में हमारा क्या रोल है। नागपुर में पतंजलि को यहाँ पर वो गाय का मूत का औषध के नाम पर गोमूत्र बनाने को 500 एकड़ मिलता है, हमको क्या मिलता है? हम है फैक्ट्री में, हम है उद्योजक, हमारी कंपनियों में आरक्षण है, खासगीकरण में आरक्षण है। हमारा जो यहाँ पर बैकलॉग है नौकरियों का, वो भरा है आपने, वो भरने की बात की है, वो भरो और बात करो। कई गांव में एक दो लोगों को इसका लाभ मिला है तो आप बोल रहे कि क्रिमिलेयर की आट लगाएंगे। हमें क्रिमिलेयर की आट लगाओगे और अंबानियों को उसके बच्चे की शादी में 5,000 कोटी रुपए खर्चा करने के लिए आप खुद वहां पर जाओगे। वो देश की संपत्ति नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा 100% संपत्ति वो अकेला कमाएगा और गरीब लोग उसको देखेंगे। गलती से 2 लोग उसमें अंदर गए, गलती से उस शादी में, तो उनको जेल में डाला, इनवाइट नहीं थे। रिटर्न गिफ्ट के लिए लोग जो गए उनको 2 करोड़ का वॉच दिया, 150 करोड़ रुपए देके बाहर देश से उसको नाचने के लिए वहां पर सिंगर को बुलाया। उधर क्रिमिलेयर नहीं है, तुम कमा सकते हो। बैंक से लोन 10,000 कोटी रुपए लेकर विजय मल्ल्या भाग सकता है, उसका लोन माफ कर सकते हो। उधर क्रिमिलेयर नहीं है। निकालो जातिया, बैंक में कौन है, लोन कौन लेता है, डुबाता कौन है, माफ किसका किया जाता है हम उसमें? क्या क्रिमिलेयर की और वर्गीकरण की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए जातियों में बंटवारा करना है। यहाँ महाराष्ट्र में मातंगों को बोलना है कि बौद्धों ने बहुत खाया, बौद्धों को बोलना है कि मातंग ने बहुत खाया। यहाँ महाराष्ट्र की 17, 18, 20 जो 59 जाति, उनमें झगड़ा लगाना है। ये विघटन का धोरण रेशिम बाग का है, मोहन भागवत का है, जातियों में झगड़ा लगाना। ये जो फैसला लिया है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? 341 का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, तो फिर एमपी किस लिए, संसद किस लिए? सिर्फ अच्छी इमारत बना के वहां बैठने के लिए? एमपी ने यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल क्या है? उसको सिर्फ मूर्ति बना के बिठाया है। सब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो फिर अंबानी की शादी का क्या है? उसका सोशल कॉज किधर है? सीएसआर फंड किधर है? क्या बात क्या करते हैं? और हमारे लिए 2 लोग क्या अच्छे बने? आप क्रिमिलेयर की और वर्गीकरण की बात करते। कोटा के अंदर कोटा नहीं चलेगा, देश बंद होगा तो उसमें भी हम उतरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के ये जो BR गवई बैठे, इनको हम बताना चाहते हैं कि आप BR होगे, लेकिन BR अंबेडकर नहीं हो सकते। RSS कोई नया महापुरुष बनाने की बात ना करे। बाबा साहब देने वाले थे, ये गवई छीन के लेने वाले हैं। अब बाजू में बांग्लादेश में क्या हो रहा है आरक्षण के नाम पर? 2 मिनट नहीं लगेगा इस देश में जन उठाव होने में। और हमारा जीने का, चलने का, सामाजिक न्याय का अस्तित्व आरक्षण है। उसको खत्म करेंगे, हम जिएंगे कैसे? ये आरक्षण को बोल रहे आर्थिक निकष पे करो। क्या बात क्या कर रहे आर्थिक निकष की? राज ठाकरे ने कहा है कि आर्थिक निकष उसको क्या समझता है? जन्म हुआ सोने का चमचा, उच्च जाति में जन्मा मुंबई में, उसको क्या मालूम इधर मूंगफली कहाँ आती है, नीचे आती है क्या ऊपर आती है, गन्ना कैसे लगाना उसको क्या मालूम है? अस्पृश्यता उसको क्या मालूम है? रिंगटोन बजी इसलिए सागर शेजोल को मार डाला, उसको क्या मालूम है? हमें आरक्षण का आपको नहीं देना है ना, लेकिन यहां पर इंसान बोल के जीने दो, समानता लाओ। समानता की बात नहीं करते, जाति नष्ट की बात नहीं करते। जब तक जातिवाद रहेगा, आरक्षण रहेगा, कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये पेट भरने का साधन आरक्षण नहीं है। हमें नकारा गया है हजारों साल। आज भी हमको स्मशान भूमि नहीं मिलती। हमको ग्राम पंचायत के सामने कभी कभी रखकर उसको जलाना पड़ता है राज ठाकरे को ये मालूम है, मोहन भागवत को ये मालूम, नरेंद्र मोदी को ये मालूम है। नाटक करते अभी कल बोल रहे कि हम क्रिमिलेयर की आठ हटा देंगे। यार तुम सिर्फ फोटो निकाल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट को बोलने दो।
संविधान खत्म, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देंगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी। बिल्कुल। ये सब असंवैधानिक है और यहाँ पर देशव्यापी मणिपुर बनाकर हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का एजेंडा इस वर्गीकरण और कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर के माध्यम से यहाँ पर ये चल रहा, बहुत गलत है ये। इसके खिलाफ हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और अगर आरक्षण इस तरह से खत्म किया तो शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा है बांग्लादेश का, वहां का मसला अलग होगा। लेकिन यहाँ के SC ST को अगर किसी ने ललकारा तो नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से भगाने को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ से मैं इशारा भी दे रहा हूं। हमारे लिए बाबा साहब ने जो सामाजिक स्वातंत्र दिया है वो बहुत बड़ी बात है, संविधान बड़ी बात है, वो जीने का जरिया है और उसी को हम आगे लेके जाएंगे। निश्चित रूप से दोस्तों हो, ये थे हमारे साथ में दीपक भाई केदार। उन्होंने अपनी बेखूबी से बात रखी है और खास करके SC ST के वर्गीकरण के ऊपर में बड़ी उन्होंने आह्वान भी किया है कि यदि SC ST के प्रश्न को यदि धक्का लगता है तो हम मतलब लड़ेंगे। और वाकई में शुरू से जो है महाराष्ट्र के एक युवा नेता है, जैसे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जो अपना समाज के लिए लड़ते हैं उसी तरह से है दीपक भाई भी महाराष्ट्र में लड़ते हैं। और वाकई में उन्होंने कहा कि सत्ता में जाना बहुत जरूरी है, संसद हो या विधानसभा हो उनमें एक दलितों की आवाज जो है बुलंद होना जरूरी है। और इसीलिए जो है दीपक भाई जैसे जो नेता है उनके जैसे नेताओं के साथ में समाज ने भी रहना चाहिए, न कि अपन दूसरे पार्टियों के साथ में तो हम हमेशा रहते ही हैं, पर लेकिन विधानसभा की आवाज बनने के लिए है और समाज की आवाज बनने के लिए दीपक भाई केदार जैसे को विधानसभा में पहुंचना ही उतना ही जरूरत है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।